नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर सीएससी में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 5 नवंबर के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है, रूपसी हवाई अड्डा। रूपसी हवाई अड्डा जो क्षेत्रीय योजना के तहत अपना कार्य शुरू करेगी, किस राज्य में स्थापित या किस राज्य में स्थित है? रूपसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये है आसाम। आसाम राज्य में रूपसी हवाई अड्डा स्थापित की गई है या स्थित है। और अगर पूछे कि कहाँ पे, आसाम में कहाँ पे, तो आसाम में काकराझार में ये स्थित है। काकराझार में स्थित है। और ये रूपसी हवाई अड्डा बनाई गई है उड़ान योजना के अंतर्गत। उड़ान योजना के अंतर्गत, उड़ान मीन्स उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत रूपसी हवाई अड्डा को बनाया गया है। अगर बात करें हवाई अड्डे की, तो अभी बिहार के दरभंगा में एक हवाई अड्डा बनाया गया है और ये स्टार्ट भी हो गया है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पुडुचेरी हवाई अड्डे को भारत का पहला सोलर हवाई अड्डा बनाया गया है। और अडानी ग्रुप, अगर बात करें हवाई अड्डे की, तो अडानी ग्रुप ने 5 ऐसे हवाई अड्डे हैं भारत के जिनको लीज पर ले लिया है 50 साल के लिए। जिसमें पहला है जयपुर हवाई अड्डा, दूसरा है गुवाहाटी हवाई अड्डा, तीसरा है थिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा जो पड़ता है केरला में, चौथा है लखनऊ हवाई अड्डा, और हाल ही में एक नए हवाई अड्डा को दिया गया लीज पर जिसका नाम है मंगलोर हवाई अड्डा। मंगलोर हवाई अड्डा ये पड़ता है कर्नाटका में। तो जयपुर हवाई अड्डा, गुवाहाटी, थिरुवनंतपुरम, लखनऊ और मंगलोर हवाई अड्डे को 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया गया है। और अडानी ग्रुप ने 75% हिस्सा खरीद लिया है मुंबई हवाई अड्डे का। अगर सवाल ये पूछे कि उड़ान के अंतर्गत भारत का बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो है हुबली हवाई अड्डा। हुबली हवाई अड्डा ये पड़ता है कर्नाटका में। और एक हवाई अड्डा है जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है जिसका नाम है होलंगी हवाई अड्डा। होलंगी एयरपोर्ट ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है क्योंकि ये उत्तर भारत का हवाई अड्डा है और उत्तर भारत के जो न्यूज़ में रहते हैं वो काफ़ी एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। डाक विभाग ने किस विभाग की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए विशेष कवर जारी किया है? तो डाक विभाग ने किस विभाग की जयंती को मनाने के लिए एक विशेष कवर जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसका स्वर्ण जयंती मनाने के लिए डाक विभाग ने एक कवर जारी किया है। अगर क्यों जारी किया है, अगर सवाल ये पूछें क्यों जारी किया है, क्योंकि इसको 3 मई 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो इसके याद में डाक विभाग ने स्वर्ण जयंती मनाने का एक विशेष कवर जारी किया है। तो अगर बात करें स्थापना का, तो आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के 59 वर्ष यानी 59 साल पूरे हो गए हैं 24 अक्टूबर 2020 को। और नाबार्ड को 39 साल 2020 में पूरे हो गए हैं। और एक है जिसको 10 साल पूरे हो गए हैं जिस मंत्रालय को, उसका नाम है पृथ्वी मंत्रालय। पृथ्वी मंत्रालय को 2020 में 10 साल पूरे हो गए हैं। और अगर बात करें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री कौन है, तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और इनका संसदीय क्षेत्र है दिल्ली का चांदनी चौक। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की आधारशिला रखी गई है। पहले आप ये जान लो कि एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है क्या। तो जो वेजिटेबल मीन्स होता है सब्जी, प्रोटेक्टेड रक्षा करना, और कल्टीवेशन यानी कि कृषि, यानी कि जो
सब्जियों की खेती होती है उसका रक्षा करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की आधारशिला रखी गई है इंडिया और इजराइल के द्वारा। तो ये रखी गई है आसाम में। आसाम में इजराइल की बात करें तो इजराइल में एक सिटी इसका नाम है तेल अवीव। तेल अवीव इसका एक गली है जिसका नाम अब रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा जाएगा। और इजराइल ने अपने भारतीय दूतावास पर एक वाटर अटैचे बनाया है जिसके द्वारा जल प्रबंधन किया जा सकेगा, यानी वाटर कंजर्वेशन, यानी कि पानी को बचाया जा सकेगा वाटर अटैची के द्वारा। और असम की बात करें तो असम में एक पोबा जंगल था जिसको अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। और असम में ही एक देहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको अब नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। और इजराइल की बात कर लें तो इजराइल से एक और सवाल बन सकता है, अराड और करमल ये दोनों बंदूकें किस देश की हैं? तो अराड और करमल ये दोनों बंदूकें इजराइल की हैं और इजराइल ने अराड और करमल को इंडिया को बेचा है। नेक्स्ट, मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन। मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किस स्थान पर किया गया है? तो ये मानसर झील अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो मानसर झील पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। अगर बात करें रामसर साइट की तो जम्मू कश्मीर में 3 रामसर साइट हैं। पहले का नाम है सुरिनसर मानसर झील, दूसरे का नाम है होकेरसर झील, तीसरे का नाम है वुलर लेक यानी वुलर झील। आई रिपीट, सुरिनसर मानसर झील, होकेरकर झील और वुलर लेक यानी वुलर झील। एक और रामसर झील है जो काफ़ी न्यूज़ में था जिसका नाम है कंवर झील, इसको भी रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया। ये पड़ता है बिहार में। नेक्स्ट, किस IIT संस्थान के छात्रों ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक गेम विकसित की है? ये गेम बनाया गया है छात्रों को कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। ये गेम 12 भाषाओं में बनाया गया है, 12 भाषाओं में ये गेम को बनाया गया है। तो ये किस IIT संस्थान ने बनाया है? तो ये बनाया है IIT मद्रास ने, IIT मद्रास ने। और IIT मद्रास ने एक चिप यानी माइक्रो प्रोसेसर को भी बनाया जिसका नाम है मौसिक चिप। और IIT बॉम्बे ने भी एक ऐसा ही चिप बनाया जिसका नाम है ध्रुव माइक्रो प्रोसेसर चिप। नेक्स्ट सवाल ये है, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वाटर रिस्क फिल्टर के विश्लेषण के अनुसार 2050 तक कितने भारतीय शहरों को जल जोखिम का सामना करना पड़ सकता है? यानी 2025 तक इन भारतीय शहरों को जल जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि यहाँ पर इन शहरों में या तो जल की कमी होगी या यहाँ पर जल साफ नहीं होगा। तो ये परेशानी होगी 2050 तक। कितने शहर हैं? ये टोटल 30 शहर हैं। अगर सवाल ये पूछे कि सबसे टॉप पर कौन शहर है जल जोखिम का सामना करने में, तो ये है जयपुर जो पड़ता है राजस्थान में, और दूसरा है इंदौर, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। जयपुर और इंदौर शहर में जल जोखिम का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ सकता है। और अगर सवाल पूछे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर हेडक्वार्टर है IUCN का भी हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में ही है। नेक्स्ट, रायतू वेदिका तेलंगाना सरकार की एक पहल है जिसके तहत किस समुदाय को उच्च रिटर्न दिलवाने के लिए उन्हें एक मंच के अंदर लाया जाएगा। अगर बात करें रायतू का, अगर आप जानते हैं कि रायतू का मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है किसान। तो रायतू वेदिका ये किसानों के लिए ये पहल स्टार्ट की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 से 14 नवंबर तक राज्य के स्कूलों को बाल सप्ताह मनाने के लिए कहा है?
अगर बात करें बाल दिवस यानी बाल सप्ताह या बाल दिवस, तो बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रेन डे मनाते हैं 14 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है, तो 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रेन डे। और 14 नवंबर को ही मनाते हैं डायबिटीज़ डे। और 14 नवंबर को ही मनाते हैं रसगुल्ला डे। यानी कि 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है, 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाया जाता है और 14 नवंबर को रसगुल्ला दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर के ठीक 5 दिन बाद यानी 19 नवंबर को इनकी बेटी यानी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन होता है। और 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस यानी कौमी एकता दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है AK गुप्ता जी को। AK गुप्ता को ONGC विदेश लिमिटेड अगर पूछे ONGC विदेश लिमिटेड तो इसका आंसर हो जाएगा AK गुप्ता। अगर पूछे ONGC पूछे कि इसके महानिदेशक कौन हैं, तो इसके महानिदेशक हैं शशि शंकर। नेक्स्ट, किस IIT संस्थान ने छात्रों की भावनात्मक ज़रूरतों के लिए बंधु नामक एक वेबसाइट शुरू की है? बंधु नामक एक वेबसाइट शुरू की है, तो इसको स्टार्ट किया है IIT बॉम्बे। ब से बॉम्बे और ब से बंधु यानी IIT बॉम्बे ने इसको स्टार्ट किया है बंधु नामक वेबसाइट को। और जैसे कि बताया था मैंने कि IIT बॉम्बे ने एक चिप यानी माइक्रो प्रोसेसर को बनाया, जिसका नाम था ध्रुव माइक्रो प्रोसेसर चिप को बनाया था IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट, अलायंस एयर की पहली महिला CEO किसे नियुक्त किया गया है? अलायंस एयर की पहली महिला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं शुभांगी शर्मा को CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं गगनदीप कंग, चंद्रकांत लहारिया, रणदीप गुलेरिया। ये तीनों के तीनों टिल वी विन पुस्तक के लेखक हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज C-42 जिसे LNT द्वारा डिज़ाइन किया गया है, वो किस स्थान पर कमीशन या किस स्थान पर इसको स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित या कमीशन किया गया रत्नागिरी महाराष्ट्र में। रत्नागिरी जो जगह है महाराष्ट्र का, वो काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर एक रिफाइनरी बनाई जा रही है 2 कंपनी और 1 देश के द्वारा मिलकर। तो भारत और एडनॉक और अरामको कंपनी के द्वारा इस रिफाइनरी को बनाया जा रहा है रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ये भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी बनने वाला है। तो जो एडनॉक ये अबू धाबी यानी कि UAE की कंपनी है और अरामको सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी तेल की कंपनी है। अगर बात करें ICG यानी भारतीय तटरक्षक की, तो ICG की स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को और इसके महानिदेशक हैं के नटराजन महानिदेशक हैं भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्म्ड ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? किसको दी है? तो इसको ये है ताइवान को ये मंजूरी दी है USA ने 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्म ड्रोन बेचने के लिए। ताइवान की राजधानी है ताइपे। नेक्स्ट, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ब्रांड को बेहतर कंटेंट बनाने में हेल्प करने के लिए आर्ट हाउस फीचर को लॉन्च किया है? तो एक यह जो आर्ट हाउस फीचर को लॉन्च किया है ये है ट्विटर के जो प्रेसिडेंट यानी CEO हैं वो हैं जैक डॉर्सी। और ऐसे ही ठीक प्रोजेक्ट बनाया गया है गूगल के द्वारा।
गूगल के द्वारा एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया जिसका नाम है लाइफ इन मिनिएचर। लाइफ इन मिनिएचर यह भारत की संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने या मनोज मुकुंद नरावने की किस देश की सेना के मानद अध्यक्ष की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो जो मनोज मुकुंद नरावने हैं सेना अध्यक्ष भारत के, वो अभी नेपाल के दौरे पे गए हैं। तो यह नेपाल सरकार है, यह सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरावने को यह मानद अध्यक्ष की उपाधि सम्मानित किया जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर वहाँ के नेपाल के जो सेनाध्यक्ष भारत में आते हैं तो उनको भी इसी मानद से सम्मानित किया जाता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, यहाँ की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, और सार्क का SAARC यानी सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। सार्क में टोटल 8 कंट्री हैं और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है काठमांडू में। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़।